स्टेजेस बतानी है आपको। अरेंज द सीक्वेंस में अरेंज करना, कौन सा मैन पहले आया उसके बाद कौन सा आया। हेबेलिस पहले आया था, देन इरेक्टस बाद में आया। ये बताइए सैपियन कहाँ जाएगा? अच्छा, तो आप हेबेलिस हुआ, इरेक्टस हुआ, नेंडरथैल हुआ, ठीक है। ए डी, ए के बाद डी हुआ, सी हुआ और लास्ट में बी, ठीक है। समझ में आया? आगे बताइए इसको। क्वेश्चन है कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। जो मैंने 4 फैक्टर आपको बताए थे वो क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। कौन सा नहीं करता, उन चारों में से कौन सा नहीं है? देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट था, जीन माइग्रेशन भी था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट है ये। तीसरे ऑप्शन में लिखा कांस्टेंट जीन पूल। अगर ये कांस्टेंट नहीं लिखता, बोलता वेरिएबल। अगर ये बोलता है इसकी जगह वेरिएबल, जीन पूल बदल रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं हो रहा है। ये लॉ फॉलो कब होता है हार्डी-वेनबर्ग? जब जीन चेंज नहीं होता है। यहां लिखा है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसका मतलब जीन पूल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो फॉलो हो रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये कहां था, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसके एग्जाम्पल हैं? पेंगुइन क्या है? बर्ड। डॉल्फिन क्या है? मैमल। दोनों में फ्लिपर्स हैं। फ्लिपर्स का काम स्विमिंग, तो दोनों में स्विमिंग फंक्शन सेम है फ्लिपर्स का, लेकिन दोनों क्या है, ओरिजिन अलग है। एक बर्ड है और एक क्या है, मैमल है। तो जब ओरिजिन अलग फंक्शन सेम तो क्या होता है? एडॉप्टिव का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ, कोई जियोग्राफिकल वो सब नहीं हो रहा है, एनालॉगस का एग्जाम्पल है ये। अरे डाइवर्जेंट कैसे, ये एनालॉगस से कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ये एनालॉगस ऑर्गन है, जब ओरिजिन अलग और फंक्शन सेम तो क्या होते हैं वो, एनालॉगस ऑर्गन। समझ में आ रहा? बताया तो था एनालॉगस में, एग्जाम्पल दिया हुआ है, भूल जाते हैं। ये बताइए मीसोजोइक एरा किसका था? एज ऑफ रेप्टाइल्स था ना। रेप्टाइल्स का एरा क्या था? मीसोजोइक एरा। भूल गए हैं? सीनोजोइक एरा किसका है? मैमल्स का। सबसे रिसेंट एरा कौन सा है? सीनोजोइक। अब आप मैच करा लीजिए, मीसोजोइक में क्या आएगा? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और सीनोजोइक में क्या आएगा? मैमल्स, ठीक है। प्रोटेरोजोइक पहले आता है कि पैलियोजोइक पहले आता है? पहले प्रोटीरो आता है, सबसे नीचे प्रोटीरो है, उसके बाद पैलियोजोइक है, फिर मीसोजोइक है, फिर सीनोजोइक है। तो प्रोटीरोजोइक में आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे, ठीक है, और पैलियोजोइक में आपके फिशेस और एम्फीबिया आएगा। मतलब मीसोजोइक के पहले क्या है? मीसोजोइक के पहले नीचे है पैलियोजोइक, उसके भी नीचे प्रोटीरोजोइक, और मीसोजोइक के ऊपर क्या है? सीनोजोइक रहा है। हो जाएगा मैच? कौन सी फिश कॉट की गई थी साउथ अमेरिका अफ्रीका में? एनिमल सिलोसेंथ कॉट इन द साउथ अफ्रीका। एक सिलोसेंथ फिश का नाम है जो साउथ अफ्रीका में उसको मछुआरों ने पकड़ा था, ठीक है। वो उससे क्या समझा जाता है कि एम्फीबिया का ओरिजिन मछलियों से हुआ है, ठीक है। और किस मछली से है? इसी से तो बताया था ना, इसी से बताया था कि फिश टू एम्फीबिया। ये बताता है मछली कि एम्फीबिया की ओरिजिन किससे है? फिश से है। इसी से एम्फीबिया बना है, लिखाया थे लास्ट टाइम। आ रहा समझ में? ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल, इसको आगे बता देंगे, छोड़ दीजिए, इसको मैं बताऊंगा आगे, आप ध्यान रखिएगा। ये बताइए आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। आपको इसमें पेयर बताना है, कोई गलत पेयर। हाँ, वैसे तो देखा जाए ये क्वेश्चन आपको कहां से है? प्लांट किंगडम से है, ठीक है। प्लांट किंगडम में सब लिखा हुआ है कि सेलेजिनिला किस ग्रुप में आता है? लाइकोप्सिडा, पढ़े है ना। साइलोटम किस में आता है? साइलोप्सिडा।
साइलोटम से नाम से लग रहा है साइलोप्सिडा है। ड्रायोप्टेरिस किस में आता है? टेरोप्सिडा। पहला क्या है? एडियंटम स्पिनोप्सिडा। ये पहला वाला रॉन्ग हुआ, ठीक है। एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस एक ही साथ में है। ड्रायोप्टेरिस जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में एडियंटम भी है, इसलिए रॉन्ग हो गया। इसको बताइए, जीन पूल क्या है? कलेक्शन ऑफ द जीन्स, जीन्स का कलेक्शन होना। किसी पॉपुलेशन में जितना जीन्स है, जैसे इतने लोग बैठे हैं, एक पॉपुलेशन है, जितना भी जीन है इसमें सबकी जीन मिला के रख लीजिए, जितनी जीन्स टोटल, वो क्या है? जीन पूल है। अब बताइए जीन पूल किससे मैच करेगा? स्टेबल विथ जनरेशन, एक जनरेशन में वो स्टेबल रहता है। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, एक चीज मैंने बताया था आपको, जहां बाय चांस आ जाए वहां क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में माइग्रेशन की वजह से जीन चेंज होता है और बाय चांस होता है ना। तो जीन पूल किससे मैच करेगा? टोटल नंबर ऑफ द जीन एंड देयर एलील्स, ये सही है। जितनी है जीन्स की संख्या है, और जीन किससे बनता है? ग्रुप ऑफ एलील। एलील्स का जोड़ा क्या बोला जाता है? जीन। ये तो इससे मैच कर गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट किससे मैच कर गया? बाय चांस। जीन फ्लो क्या है? ट्रांजिशन ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर किसी पॉपुलेशन में जीन का एंट्री हो रहा है या जीन बाहर जा रही है, पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल एंटर कर रहा है या बाहर जा रहा है, उसी को तो जीन माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन नहीं दिया है, माइग्रेशन दिया नहीं इन्होंने। अब क्या दिया है? जीन फ्लो बच्चा, और आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन फ्लो जानते हैं, जीन फ्लो का मतलब होता है कि यहां से कोई बाहर चला जाए, लगातार बाहर जा रहा है, कंटिन्यूअसली किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल कंटिन्यूअसली बाहर लगातार जा रहे हैं, वो एमिग्रेशन होता है ना, एमिग्रेशन। तो उसको और किसी पॉपुलेशन में एंट्री कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन। माइग्रेशन दो टाइप का है। तो जीन फ्लो जो है वो माइग्रेशन की वजह से होता है, चाहे बाहर जाए चाहे इन करे, उससे मतलब नहीं है। आइए, चाहे आउट जाए पॉपुलेशन से चाहे इन हो, दोनों में जीन फ्लो होता है, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? चेंज इन द फ्रीक्वेंसी बाय, सॉरी कहां गया, कौन सा बच्चा? एक जनरेशन में जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। हार्डी वेनबर्ग क्या बताए थे? वो कहे थे कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन आती है तो जीन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उन्होंने कहा क्या रहती है? सेम। और अगर उनका रूल फॉलो तो होता नहीं है, जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आप जानते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बदलती है, लेकिन एक जनरेशन में तो सेम रहेगा ना। ये एक पॉपुलेशन है, एक पीढ़ी है, कोई एक जनरेशन होती है उसमें जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगली जनरेशन जब आती है तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है तब जाकर के बदलती है। एक जनरेशन में तो सेम ही रहेगा। ये लाइन समझ में आ रही है ना? स्टेबल विद इन ए जनरेशन, एक जनरेशन में स्टेबल रहती है, अगली जनरेशन में बदलता है। ये सब आपकी बुक में दिया है, कोई इसमें अलग नहीं। देखते रहिएगा इसमें कौन सा अलग है जो आपके पास नहीं है। ये बताइए किसका एग्जाम्पल है? ये एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस का है, और इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, कन्वर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन सही है। जानते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल ह्यूमन के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग कराई जाती है ना, प्लांट में ब्रीडिंग जो होती है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ठीक है। इसको बताइए लीमर, ये आपकी बुक में दिया होगा, पलटिए, जहां पर दो लाइन खींची गई हैं, एक प्लेसेंटल मैमल वाले को मैच कराया गया, उससे देखिए ये पेज नंबर, ये वाला डायग्राम, ये वाला, इसमें नाम देखिएगा, ये लिखा हुआ ना, इसमें आप मैच कराइए। तो लीमर किससे मैच करेगा? लीमर वाली कैटेगरी इधर देखिए कौन सी है, उसमें लीमर है तो क्या है? स्पॉटेड, ये वाला मैच कर गया ना, कस्कस। बॉब कैट है, ये किससे मैच करेगा? उसी के सामने नाम लिखा गया होगा, तो देख लीजिएगा, इसको रटना है थोड़ा सा, ठीक है। वो सामने सामने मैचिंग करा रहा है वो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस, ठीक है। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। प्लांट तो लोगों को समझ में कम आता है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज्यादा आता है। ये देखिए
फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट किससे होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट से होता है। बताया था ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट में कुछ इंडिविजुअल दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां जाकर के वो फाउंडर का काम करते हैं। हो गया ये, देखते जाइए इधर, इसको बताइए। अगर पढ़े हैं तभी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं। एडेप्टिव एडिशन किससे मैच करेगा? डार्विन फिंचेस इसका एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट आपने पढ़ा है, कौन सा वाला है? आपने प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल बोला था, दोनों कन्वर्जेंट में है। कोई दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। एनालॉगस भी कन्वर्जेंट में आता है। एनालॉगस ऑर्गन अपने आप में क्या है? ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम। कन्वर्जेंट देखिए, कोई ये दिया ना। डाइवर्जेंट में होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस कौन सा है? मिला। एवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक जानते हैं क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है? मनुष्य के द्वारा किया गया कोई काम। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां मनुष्य का रोल आएगा। अभी मैंने बोला था आर्टिफिशियल सिलेक्शन मनुष्य के द्वारा होता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब जिसमें मनुष्य का रोल है, ह्यूमन का कोई रोल है। अब बताइए यहां कहां ह्यूमन का रोल आ रहा है? इन चारों में से कहीं ह्यूमन अपना रोल प्ले कर रहा है? चारों ऑप्शन में 3 तो आपके हो गए। देखा जाए तो बच्चा यही आंसर होना चाहिए, लेकिन पढ़ लीजिए। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। अगर आप खेत में, फील्ड में ज्यादा हर्बिसाइड मिला देंगे, हर्बिसाइड जानते हैं क्या है? खरपतवार को मारने वाला केमिकल, ठीक है। और पेस्टिसाइड क्या होता है? कीड़े मकोड़ों को मारने वाला केमिकल, दवाई छिड़की जाती है। जितना ज्यादा ये अप्लाई कराएंगे उतने ही इंसेक्ट क्या होते जाएंगे? मजबूत होते चले जाएंगे। जितनी ज्यादा आप मेडिसिन, जितनी ज्यादा जो है पेस्टिसाइड डालेंगे, इंसेक्ट उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस धीरे धीरे होते चले जाएंगे। फिर आपको और हाई पावर का लेके आना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड। ऐसे ही हर्बिसाइड होता है। हर्बिसाइड जो मेडिसिन होती हैं खरपतवार को मारने के लिए, वीड्स को जितना ज्यादा अप्लाई कराएंगे उतना ही हर्ब्स जो अनवांटेड प्लांट हैं वो क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंट। तो ये आप करा रहे हैं ना, ये तो मनुष्य करा रहा है ना। नेचर तो ये अप्लाई नहीं कराती है, तो ह्यूमन कराता है ना। इसलिए क्या है, एवोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस पावर, अगर आपको याद आ रहा होगा, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म बताया था, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया, और एक डीडीटी रेजिस्टेंस इन द मॉस्किटो, वो सब जो है ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है वो। ये बताइए, फिर वही एंथ्रोपोजेनिक आ गया है आपका। कहीं नोट कर लीजिएगा, जहां पर एंथ्रोपोजेनिक की बात आएगी उसको क्या समझेंगे आप? ह्यूमन के द्वारा किया गया कोई फंक्शन। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागो, ऐसे मनुष्य का कोई रोल नहीं है। डार्विन की फिंचेस अपने आप गई थी, कोई लेने गया था वहां पर, और वहां ह्यूमन का कोई रोल नहीं है उस इवोल्यूशन होने में। इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस फिर आ गया। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का मतलब जो केमिकल हम मिलाते हैं हर्ब्स को किल करने के लिए, वो प्लांट क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ द यूकैरियोट्स, ये दोनों होगा। यूकैरियोट्स का मतलब हम लोग हैं, हम लोग दवा खाते हैं, ड्रग। कम पावर खाया, ज्यादा पावर खा लिया तो फिर कम वाले असर नहीं कर, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पावर क्या हो गई? बढ़ गई। आपके अंदर कीटाणु वो रेजिस्टेंस पावर बना लिए हैं, ठीक है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जितना केमिकल वाला रेजिस्टेंस सब इसी में आएगा। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक द डॉग्स, मनुष्य जो है डॉग की नई नई वैरायटी बनाता है। कैसे बनाता है? क्रॉस ब्रीडिंग करा करके एक डॉग को दूसरे से क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, या जो भी टेक्निक। ये भी तो मनुष्य का रोल है ना। नई नई वैरायटी बनाई जा रही है, एवोल्यूशन किया जा रहा है, डॉग्स में एवोल्यूशन कराया जा रहा है, तो ह्यूमन का रोल है। तो तीनों सही होगा इसमें, तीनों एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में आएंगे। आ रहा है ना समझ में? नोट कर लीजिएगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब रोल ऑफ द ह्यूमन। यहां नोट कर लीजिए इस वर्ड को, बार बार आ रहा है बुक में, कहीं वर्ड यूज किया गया है इसलिए। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब एक्शन दैट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन।
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन पूछा जाए तो यही चीज है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन पूछा जाए अगर तो दोनों एक ही चीज है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एरो करके लिखिएगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है इससे, और आप ब्रैकेट में वही नीचे लिखिए इसके रोल ऑफ द ह्यूमन, इसमें ह्यूमन का रोल है। आगे बताइए मिलर का एक्सपेरिमेंट। मिलर ने क्या क्या चीजें फ्लास्क में मिलाई थी? दो साइंटिस्ट थे, मिलर एंड यूरे। मिलर एंड यूरे। मीथेन था, अमोनिया थी, हाइड्रोजन गैस थी, और वाटर तो एक साइड से बॉईल कराया गया था, वाटर की वेपर्स थी। इसमें टेम्परेचर पूछा गया कितना है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट कराया था उन्होंने। समझ में आया? लास्ट वाला सही होगा 800 टेम्परेचर। ठीक, इसको बताइए। अभी आया था एक बार, पेंगुइन का फ्लिपर और डॉल्फिन का फ्लिपर है, दोनों क्या है? होमोलोगस की एनालॉगस? एनालॉगस। अभी समझे एनालॉगस कौन सा एग्जांपल है? कन्वर्जेंट। ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम, तो कन्वर्जेंट है ये। आइए, कन्वर्जेंट है, समझ में आ रहा है? इसको बताइए। समझ में आ रहा क्वेश्चन? अर्नेस्ट हैक्कल जो है उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था एवोल्यूशन का, बायोजेनेटिक लॉ दिया था, और क्या बताया था कि हमारे जो जितने भी वर्टिब्रेट हैं सभी के एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सबके अर्ली एम्ब्रियो मछली की तरीके से होते हैं, फिश लाइक। इसका मतलब सबके एंसेस्टर क्या है? सेम है। उसको डिस्प्रूव किसने किया था? किसने गलत प्रूफ किया था? थोड़ा सा चेंज कराया था ना, डिस्प्रूव किया था। लास्ट में बताया था वॉन बीर था, यही नाम था ना, वॉन बीर नाम लिखा है। पुराना वाला क्वेश्चन जो अभी गया है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने, हैक्कल साहब का था। ठीक है, इसको बताइए। अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के कितने साल बाद पहली लाइफ आई? 500 मिलियन है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी, और 4 बिलियन ईयर्स एगो पहली लाइफ आई, मतलब 500 मिलियन का गैप आया बीच में, आया ना? बताइए इसको। कौन सा इसमें आंसर है? बताओ जी। हाँ, कौन सा वाला है? पहला वाला। साल्टेशन म्यूटेशन में होता है, जब म्यूटेशन होता है तब साल्टेशन, जंप करके चलना, एक झटके में लंबी छलांग लगा देना, वो है साल्टेशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको बताना है फिनोमेना ऑफ एवोल्यूशन, विकास एवोल्यूशन की उस फिनोमेना का नाम बताइए जहां पर डिफरेंट स्पीशीज इन ए ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट स्प्रेड टू द डिफरेंट हैबिटेट। मतलब उस एवोल्यूशन का एग्जाम नाम बताइए जिसमें स्पीशीज क्या करती हैं, एक कॉमन पॉइंट से अराइज होती हैं और अलग अलग एरिया में फैल जाती हैं। उस एवोल्यूशन को क्या कहते हैं? एडॉप्टिव रेडिएशन बोलते हैं ना, या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, एडॉप्टिव रेडिएशन या फिर डाइवर्जेंट दिया ना। एडॉप्टिव रेडिएशन एक पॉइंट से निकल करके और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं। 1891 में ह्यूमन का एक फॉसिल होमोनॉइड जो है जावा में डिस्कवर किया गया था, डेट भी लिखी गई है बुक में। अब वो एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट तो सभी हैं, एक्सटिंक्ट कहां आपको कहां दिखता है? क्रेनियल कैपेसिटी 900 थी उसकी, होमो इरेक्टस का था, इरेक्टस की 900 थी। जावा में इसका फॉसिल मिला था, और जावा के अलावा 2 जगह और थी, जर्मनी था और चाइना में भी था।
अलग अलग स्पीशीज के फॉसिल अलग अलग जगह पे मिले थे। होमो इरेक्टस इरेक्टस था, होमो इरेक्टस, हाँ हेडलबर्ग नाम था एक, ये देखो जी लास्ट है बस से। अब तक देखे होंगे एक चीज आप, लगभग क्वेश्चन लगभग सब है, कोई इसमें बाहर से ऐसा नहीं है जो आपके बुक से बाहर से दिया हो, क्यों? कोई भी नहीं है, अब नहीं आता बाहर। वेरिएशन कॉज्ड बाय द म्यूटेशन, ह्यूगो डे व्रीज ने जो म्यूटेशन बताया था उसमें बोला था वेरिएशन आती है, डार्विन के हिसाब से भी वेरिएशन आती, दोनों के वेरिएशन मैंने अंतर बताया था कि डार्विन वेरिएशन को कैसे समझाते थे, इनके हिसाब से वेरिएशन क्या है, स्मॉल है कि लार्ज है। वेरिएशन छोटी होती है और डायरेक्शनल है कि डायरेक्शन लेस है, बताइए। पहला ऑप्शन सुनिए, वेरिएशन छोटी होती है, डायरेक्शनल लेस। तो पहले इतना बताइए कि डायरेक्शन होती कि नहीं होती है? म्यूटेशन में जो वेरिएशन अराइज होती है वो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनल लेस है, वो कोई डायरेक्शन नहीं है। डार्विन के वेरिएशन में डायरेक्शन है, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो अचानक होता है, रैंडम होता है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है म्यूटेशन नुकसान वाला भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, रैंडम होता है, बता के नहीं होता है म्यूटेशन, अचानक होता है म्यूटेशन। समझ में आया? इसी को तो आपके डायरेक्ट, जिसकी कोई दिशा नहीं है वही तो रैंडम होता है कि किस दिशा में हो जाएगा, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है उसी को तो रैंडम कह सकते हैं आप। बाकी यहां स्मॉल नहीं आएगा, वो लार्ज आएगा। अगर ये ऑप्शन सही होता, ये इतना सही है, वहां लार्ज वेरिएशन काफी बड़ी गहराई होती है वहां। इसको बताइए, ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक साथ कराएंगे। दरअसल में हार्डी विनिमर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको एक साथ समझाना पड़ेगा, एक दिन 10 मिनट में बताएंगे उसको। ये बताइए, ये भी उस, हाँ ये क्या है, हाँ ये बोल रहा, पढ़िए थोड़ा सा इसको। कुछ समझ में आ रहा है? इन ए स्पीशीज, एक कोई प्रजाति स्पीशीज है, वेट ऑफ द न्यूबॉर्न का वेट बता रहा 2 से 5 किलो का है। किसी भी पॉपुलेशन में कुछ स्पीशीज है, उसमें न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना है? 2 से 5 किलो का है, ठीक है, रेंज है उसकी। 97% न्यूबॉर्न्स विद एवरेज वेट बिटवीन, 97 न्यूबॉर्न ऐसे हैं जिनका वेट कितना है, इतना है, ठीक है। वेयर द 99% का वेट कितना है, इतना है, और इतने टू इतना केजी और इतना केजी टू 5 केजी, ये डाई कर गए। मतलब बोल रहा है कि 99% इन्फेंट ऐसे हैं जो अंडर वेट हैं, 2 से 2.5 किलो का वजन और 4.5 से 5 किलो का वजन है। मतलब एक पॉपुलेशन है, उसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे 97% बच्चे ऐसे हैं, सुनिए ध्यान से, हाँ, मतलब 97% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन कितना है, 2 से 5, 97% का नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से, यहां से पढ़िए। 97% न्यू बॉर्न का वजन जो है वो 3 से 3.5 किलो के आसपास का है, वो सरवाइव करते हैं। मतलब जिसका वजन 3 से 3.3 केजी का है वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। और ऐसे बच्चे कितने हैं, 97% में है, ठीक है। आगे बोल रहा है वेयर 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विथ वेट, मतलब 99, 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम और 4.5 से लेकर के कितना 5 किलोग्राम तक के बच्चे क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, डाई, ठीक है। मतलब ये अंडर वेट हो गया, ये कम वजन वाले हैं, और ये ज्यादा वजन, तो कम वजन वाले मर गए और ज्यादा वजन वाले भी क्या कर गए, डाई। बच्चे कौन से, बीच वाले। तो ये कौन सा सिलेक्शन है, ये स्टेबलाइजिंग है ना। ये देखो ग्राफ बनता है ऐसे, इधर वाला खत्म, इधर वाला खत्म, बीच वाले बचते हैं, एवरेज। ये एग्जाम्पल भी तो उस समय बताया था,
ठीक है, स्टेबलाइजिंग है ये। हाँ, वो क्रेनियल कैपेसिटी वाला, ब्रेन का साइज। हाँ बताइए। हाँ। नहीं, 3 नहीं होता है। वो बोल रहा है कि जो बच्चे 2.5 से जो भी वजन लिखा था 2.5 किलो वाले, 2 से 2.5 किलो वाले अंडर वेट हैं और 4.5 से 5 किलो वाले बच्चे ओवर वेट। तो होता क्या ना, अंडर वेट वाले बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि वो बाद में सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे ही खत्म हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा कम बचते हैं। ठीक है, मरने के चांस ज्यादा है। और ओवर वेट वाले क्या है, वो डिलीवरी के समय, चूंकि इनका वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि डिलीवरी के समय ही उनकी डेथ हो सकती है। बीच वाले जो हैं, जो मीडियम वेट के हैं, वो ज्यादा बचते हैं, सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं। तो पूछ रहा है कैसा एवोल्यूशन है ये। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग का एवोल्यूशन है। इसमें बताइए ब्रेन का साइज पूछा गया है। होमो हेवेलिस का ब्रेन का साइज कितना है? 650 से 800। इरेक्टस का कितना है? 900 अभी बताया। और निएंडरथैल का कितना है? 1400। और मॉडर्न का 1350 बताया था मैंने ना। अगर मॉडर्न 1400 भी है, वो भी सही आंसर माना जाता है। 1350 से लेकर के 1400 तक दोनों आंसर सही है मॉडर्न मैन। और क्रोमैग्नॉन का कितना होता है? क्रोमैग्नॉन 1600। क्रोमैग्नॉन मॉडर्न मैन के नीचे वाला। अच्छा, डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है हमारा? निएंडरथैल है कि क्रोमैग्नॉन? डायरेक्ट एंसेस्टर क्रोमैग्नॉन। निएंडरथैल तो साइड में हो गए ना, वो तो एवोल्यूशन में साइड में है। ऑस्ट्रेलिया में मार्supial और प्लेसेंटल मैमल दोनों शेयर सेम सिमिलरिटी। डायग्राम बुक में बना हुआ है, इधर प्लेसेंटल मैमल, इधर ऑस्ट्रेलियल मार्supial। दोनों में क्या है? सेम सिमिलरिटी है, लेकिन अलग अलग जगह पर एवोल्यूशन चल रहा है, अलग अलग हैबिटेट में चल रहा है। ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। बताया था आपको, कैसा बोला जाता है वो? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कुछ लोग पढ़ के नहीं आते हैं, बोरियत महसूस होती होगी, क्यों? इतना भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है चैप्टर। आगे इसको बताइए। इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज इन्वेड ए न्यू एरिया। किसी भी पॉपुलेशन में कुछ स्पीशीज नई एरिया में जाकर के इन्वेड कर जाती है। इन्वेड का मतलब स्टैब्लिश। इन्वेड का मतलब स्टैब्लिश कर जाती हैं। एक पॉपुलेशन से कुछ स्पीशीज निकल करके न्यू एरिया में चली गई। Which of the following condition will lead to the adaptive radiation? किस कंडीशन में एडेप्टिव रेडिएशन होगा वहां? भाई नई कंडीशन में जाना है, गए, अगर वो मर गए तो एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा। अगर वहां वो जिंदा रह गए तो क्या होगा? तब आप कहेंगे वो एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा ना। एक कॉमन पॉइंट से निकल करके स्पीशीज दूसरे एरिया में जा रही है, वहां के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करा रही है। और अगर सर्वाइव कर गई तो एडेप्टिव रेडिएशन है, और सर्वाइव नहीं किया तो एडेप्टिव रेडिएशन नहीं बोलेगा। ठीक है, अब बताइए किस कंडीशन में एडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऐसे एरिया में गई हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट है एंड हैविंग द लो फूड। ऐसे एरिया में स्पीशीज गई हैं जहां पर बहुत बड़ा एरिया है और फूड कम है। तो जहां कम फूड रहेगा वहां पर तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे ना। फूड तो ज्यादा होना चाहिए पहली चीज तो। एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ हैबिटेट। ऐसे एरिया में गई हैं जो कि आइसोलेटेड है, जहां एक ही प्रकार की हैबिटेट है। ऐसे एरिया में स्पीशीज गई हैं जहां पर सिंगल टाइप ऑफ हैबिटेट है, एक ही तरीके का एरिया है। ये सही हो सकता है? अच्छा नहीं है, कोई बात, आगे बढ़ जाइए। एरिया विथ मैनी टाइप ऑफ हैबिटेट, बहुत प्रकार की हैबिटेट है वहां पर। मैनी टाइप ऑफ वैकेंट का मतलब खाली है, खाली हैबिटेट है बहुत सारी टाइप की। और एरिया विथ मैनी हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। जिस जगह गए हैं वहां बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और एरिया क्या है? मैनी हैबिटेट है उसमें। कौन सा वाला सही है? चौथा, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज।
अच्छा, डार्विन फिंचेस जहां गई थी तो वहां कैसा एरिया था? अलग अलग आइसलैंड्स पर गई थी ना, अलग अलग। तो एक सिंगल हैबिटेट की थी, बहुत सारी हैबिटेट थी वहां। एक आइसलैंड पर कैसी, एक आइसलैंड पर तो एक ही हैबिटेट मानी जाएगी ना भाई। जितने आइसलैंड थे, कुछ फिंचेस इस पर गई, कुछ उस आइसलैंड पर गई, तो एक जगह तो एक ही हैबिटेट बोली जाएगी ना। एक हैबिटेट पर ध्यान रखना आपको इसमें, जहां एक हैबिटेट रहेगी वहीं पर ये एवोल्यूशन होगा। जब एडेप्टिव रेडिएशन में जो स्पीशीज जाती हैं वो सिंगल हैबिटेट पर जाती हैं वहां। आप नोट कर लीजिएगा, एडेप्टिव रेडिएशन आगे एरो करके लिखिएगा, सिंगल हैबिटेट होना चाहिए उसमें। तो जहां सिंगल वाला आपका रहेगा, सिंगल वाला यही दिया है एक जगह, बहुत सारी हैबिटेट नहीं हो सकती है वहां। लिखिएगा, एडेप्टिव रेडिएशन अकर्स इन द सिंगल हैबिटेट। हो गया? करेक्ट बताना है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द मैन। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, मैन के एवोल्यूशन से संबंधित स्टेटमेंट बताना है आपको। एग्रीकल्चर 50 साल पुरानी है कि 18,000? बुक में लिखा 18,000 साल पुराना एग्रीकल्चर है, हिस्ट्री उसका है ना। 10,000, अच्छा 18,000 उसका है, 10,000 कोई बात नहीं। ड्रायोप्टेरस एंड रमापैथिकस प्राइमेट एक्सटेंडेड, ये सही है। ड्रायोपैथिकस 15 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है, ठीक है। वॉक्ड लाइक मैन, ये मैन की तरह चलता था कि नहीं? गोरिल्ला की तरह, चिंपांजी की तरह, एप की तरह। ड्रायोपैथिकस तो पूरा जो है उसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी किसकी थी? एप की। रमापैथिकस में कुछ सिमिलरिटी ह्यूमन की आई, लेकिन ज्यादा नहीं आ पाई। मैंने आपको बताया था वो चलते तो थे चारों पैरों पर, लेकिन उठने की कोशिश करते थे। तो ये मैन की तरीके से वॉक नहीं करता। इतना सही है आंसर, यहां तक सही है। ये गलत है लास्ट वाला, मनुष्य की तरीके से नहीं चलते थे वो। होमो हेबिलिस मीट खाते थे। मीट कौन खाया? इरेक्टस खाए थे। होमो हेबिलिस अपने वेपन तो बनाते थे, वेपन बनाते थे, लेकिन वो शिकार भी करते थे, लेकिन मीट नहीं खाते थे। कौन कौन फ्रूट खाता था? आप स्टार्टिंग से देख लीजिए। ड्रायोपैथिकस फ्रूट खाता था, और रमापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, यहां तक सब फल खाने वाले हैं। पहला मांसाहारी कौन सा हुआ? होमो इरेक्टस हुआ। समझ में आया? निएंडरथैल मैन सही इसमें ये है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। हेबिलिस नहीं खाती, ये रॉन्ग है। निएंडरथैल मैन लिव्ड इन द एशिया बिटवीन द, इतना साल पुराना डाटा है, ये बुक में लिखा गया डाटा। निएंडरथैल में डाटा लिखा गया होगा, पढ़िए आप। 1 लाख से 40,000 साल पुराना निएंडरथैल मनुष्य है, कहीं लिखा गया होगा, लिखा है ना? हाँ, तो जो ऊपर के 3 रॉन्ग हो गई, वही सही है इसमें। ये फिनिश हो गया, चारों है ना। अब देखिए कोई इसमें बाहर से है। एक जो वर्ड आया था एंथ्रोपोजेनिक वाला, वो शायद छूट गया था बुक में, बाकी तो सब आपके बुक से ही है। मतलब एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसको आप बुक में जितनी लाइनें लिखी गई हैं उसको ढंग से पढ़िए, सीक्वेंस में तो नहीं है, हमने जैसा आपको बताया उस हिसाब से पढ़िए। अगला जो चैप्टर स्टार्ट है वो कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक चैप्टर को सिलेबस हटा दिया गया सिलेबस से, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, उसको हटा दिए हैं। उस चैप्टर में जानते हैं दिया क्या था? पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ था? रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है प्लांट रिप्रोडक्शन, इसके बाद ह्यूमन का है। तो पहले चैप्टर में दोनों का बेसिक दिया था, बेसिक मतलब समरी कह सकते हैं एक तरीके से। फिर दूसरे चैप्टर में प्लांट का है, अगले चैप्टर में ह्यूमन का है। तो पहले थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए इसका, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तब मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं। बताइए रिप्रोडक्शन, मैं लिखने ना वैसे ऑलरेडी बताते जाइए। रिप्रोडक्शन क्या है बताइए कोई, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से नई ऑफ स्प्रिंग बनना, ठीक है।
पेरेंट से क्या बनना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पेरेंट से क्या बनना, न्यू ऑफ स्प्रिंग। एक वर्ड यूज किया जा रहा है ऑफ स्प्रिंग, जानते हैं क्या है? पेरेंट से जो बच्चे बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्यों जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को आगे चलाने के लिए चैप्टर नंबर 1 में जो समरी दी है बॉस, उस समरी को भी छोटा करके एकदम बता रहे हैं आपको। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को आगे चलाने के लिए प्रजनन जरूरी है। ठीक है, एक वर्ड दिया गया है लाइफ स्पैन, को जानना चाहिए। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन, जीवन काल, क्या बोलते हैं इसको, जीवन काल। बर्थ से लेकर के, जब जन्म होता है और वहां से लेकर के डेथ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो यहां मैं लिख रहा हूं बर्थ से लेकर के और कहां तक का टाइम, डेथ तक का जो टाइम है, ये टाइम क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब बताइए, डेथ नेचुरल होनी चाहिए कि ये नेचुरल होना चाहिए? एक्सीडेंट में अगर कोई 10 साल में मर गया तो 10 साल उसका लाइफ स्पैन नहीं माना जाएगा, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ठीक है, क्या करते, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, जो लाइफ स्पैन बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। मैं यहां लिख रहा हूं एक लाइन, डू नॉट डिपेंड, डोंट डिपेंड ऑन बॉडी साइज, बॉडी के साइज पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। जैसे टर्टल्स का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है ना, और एक बड़े से प्लांट का लाइफ स्पैन उतना नहीं होगा। तो बताइए, साइज पर डिपेंड नहीं कि कोई चीज बड़ी है तो लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, छोटा है तो लाइफ स्पैन, जीवन काल कम होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। बैक्टीरिया कितने सूक्ष्म होते हैं, उनका लाइफ स्पैन इकोलाई का 20 मिनट होता है। ठीक है, तो इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज और पता होना चाहिए, जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, नो नेचुरल डेथ। अमीबा कहते हैं मरता नहीं है कभी, अमीबा में नेचुरल डेथ नहीं होती है। जानते हैं क्यों? एक कोशिकीय जीव जो भी होते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा रिप्रोड्यूस किससे करता है, बाइनरी फिजन से। किससे करेगा, बाइनरी फिजन से करता है, मल्टीपल से भी करता है। तो जब अमीबा बाइनरी फिजन से कर रहा है रिप्रोड्यूस, तो अपनी बॉडी को किसको दे दिया, पेरेंट को। ऐसा तो होता नहीं गैमीट बनाता अमीबा, गैमीट तो नहीं बनाता है ना, स्पर्म ओवा नहीं बनाता है। अमीबा इस तरीके से इलोंगेट होगा, बाइनरी फिजन से इसकी पूरी बॉडी 2 पार्ट में टूट जाएगी, तो पेरेंट तो बचेगा ही नहीं। पेरेंट का सारा बॉडी किसमें डोनेट हो गया, बच्चों में हो गया, तो ये पेरेंट बोलेंगे इसकी डेथ हुई है, नहीं। अमीबा इमॉर्टल माना जाता है, क्यों? क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं तो उस दौरान अपनी बॉडी को अपने चिल्ड्रंस में पूरी तरीके से डोनेट कर देते हैं, तो पेरेंट में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि ये मरा नहीं है, इसने सब कुछ अपने ऑफस्प्रिंग को डोनेट कर दिया, ये इमॉर्टल हो गया। समझ में आ रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब किससे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन से, तो उनमें कोई नेचुरल डेथ नहीं मानी जाती है। ठीक, अब लाइफ स्पैन है तो बॉडी में देखिए, अब जो चैप्टर है उसमें, इसके बाद तो रिप्रोडक्शन में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल है। सेक्सुअल में गैमीट बनते हैं, एसेक्सुअल में कोई गैमीट नहीं बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइम टेकिंग है, ज्यादा समय लगता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट है। ठीक है, ये पढ़ा होगा, सब रिवाइज करा रहे हैं। और क्या डिफरेंस होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल में? देखिए, इधर हो गया सेक्सुअल, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल।
ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम लेस टाइम लगेगा। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें सिंगल पेरेंट। और डिफरेंस बताइए, और क्या डिफरेंस होता है? मन नहीं लग रहा इसका कह रहा हूं, नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं है, सो जाइए। हाँ, और डिफरेंस बताइए। वेरिएशन किस में आता है? वेरिएशन किस में आता है? यहां आता है ना, मियोसिस यही तो होती है। ठीक है, दो पेरेंट होंगे तो कुछ जीन इसका कुछ जीन इसका मिक्स होकर के जब नया बनेगा ऑर्गेनिज्म, तो वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? ये तो एक सिंगल पेरेंट से है, इसमें कोई वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में नहीं आता है, तो यहां वेरिएशन आते हैं। ये पता होना चाहिए, तभी आप चैप्टर समझ में आएगा। और यहाँ वेरिएशन एराइज नहीं होते हैं। इसके द्वारा बनाए हुए बच्चे किस में इवोल्यूशन अच्छा होगा या किस में इवोल्यूशन होगा? यहाँ इवोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएशन, यहाँ एडेप्टेशन अच्छा होगा, ये बढ़िया से अनुकूलन करेंगे। उनमें वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है। अब पूरी जो लाइफ टाइम हमारा होता है, लाइफ स्पेन, इसको 3 एज में डिवाइड कर देते हैं। पूरे जीवन काल को कितने टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं? 3। एक है प्री रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है। प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? 10 साल, 0 साल से लेकर के जब जन्म होता है और तब से लेकर के 12 साल या 10 साल की 11 साल की अवस्था, क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव। मतलब जब प्रजनन स्टार्ट नहीं होता है और जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी जब आ जाएगी, प्यूबर्टी कब आती है? 11 या 12 साल। फीमेल में पहले आती है और मेल में 1-2 साल बाद आती है। वहां से लेकर के वहीं से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है। ठीक है, और वहां से लेकर के और जब तक रिप्रोडक्शन होता है 50 साल 55 साल, ठीक है, तब तक की एज को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। और उसके बाद जब रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। हमको पढ़ना क्या है? ये वाला पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव एज वाला पढ़ना है। ठीक है, अब चैप्टर देखिए स्टार्ट हो रहा है, लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर कहा जाए, पहला जब आप पेज पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज देखिए, फर्स्ट पेज में कुछ बताया गया, आपको यह समझाया गया है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, प्रजनन के दौरान क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। तो एक एक करके मैं पॉइंट बना के आपको नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इवेंट्स। सबसे पहले क्या होगा? गैमीट बनेगा, टेस्टिस और ओवरी, इनमें क्या बनेंगे? गैमीट। गैमीट किस प्रोसेस से बनते हैं? गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? गैमीटो। पहला स्टेप यही होगा प्रजनन का, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, इसका मतलब है गैमीट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट बन गया, अगला स्टेप कौन सा होगा? ये गैमीट ट्रांसफर भी तो किया जाएगा। टेस्टिस में गैमीट बन गए स्पर्म और ओवरी में ओवा बन गए। अब स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, ओवा तो ट्रांसफर नहीं होता, ओवा तो सीधे फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। ओवा ओवरी से निकल करके कहां जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन स्पर्म पूरा फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर होंगे। तो दूसरा जो स्टेप होता है कि ये गैमीट जहां बने हैं, सेक्स ऑर्गन में बने हैं, वहां से जहां फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक पहुंचाना है इनको। ठीक है, तो दूसरा स्टेप है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस लिख लीजिएगा। ये होता कहां है? एन टेस्टिस में होगा, अब ऑब्लिक करके ओवरी में होगा। दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। अब देखिए, अगर कहा जाए जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं,
उनमें मेल गैमीट भी मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट भी मोटाइल होता है। जानते हैं इस चीज को? ये आपने उसमें पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में आगे पढ़ा होगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, उनमें बोथ गैमीट और मोटाइल, दोनों मोटाइल होते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे मैमल्स हैं, वहां फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, मूव करके कौन जाएगा? मेल गैमीट केवल जाता है। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ तो मेल में टेस्टिस तो दिक्कत क्या है? अरे ऑब्लिक करके लिखा है मैंने, चाहे टेस्टिस में भी गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ओवरी में ऑब्लिक लिखा मैंने ना। ऑब्लिक का मतलब दोनों में होती है ना। गैमेट ट्रांसफर, बुक ने क्या लिखा है इसके लिए? टर्म लिखा है, इसका मतलब लिखिएगा। हाँ पहले तो इसका मतलब की, इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट, नाम से जान रहे हैं, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, जहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दो तरीके का फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर पानी में होता है। लेकिन जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल होता कहां है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म सरफेस पर रहते हैं, लैंड पर। ठीक है, वहां पर स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, या गैमीट को ट्रांसफर करना। ठीक, तो इंसेमिनेशन आगे लिख लीजिएगा। ट्रांसफर, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्पर्म ट्रांसफर किए जाएंगे टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो गैमीट बन गया, ट्रांसफर हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब दोनों गैमीट क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। देखिए बुक में जैसे जैसे लिखा है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम वैसे ही आपको सीक्वेंस में लिखना भी है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा बताइए? फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन। क्या बनेगा इससे? जायगोट बनेगा। तो जायगोट फॉर्मेशन, बुक ने लिखा है फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द जायगोट फॉर्मेशन। एक एक लाइन को समझिए, कभी कभी लाइन नहीं समझ में आती है कि वो क्या रहा है। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द जायगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन किसमें लीड कर जाता है? आगे जाकर के जायगोट फॉर्मेशन करा देता है। और अगला इवेंट कौन सा है? जायगोट बन गया। अगर ह्यूमन में कहा जाए जायगोट कहां बनेगा? ये फैलोपियन ट्यूब में बन गया। अब ये जायगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते करते आगे बढ़ेगा भी, डिवाइड भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो इससे आगे जाकर के ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। जायगोट से पहले बनेगा मॉरुला, और मॉरुला से ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला का दूसरा नाम ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, मतलब ये डिवाइड जब करेगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो डिवाइड करता भी रहता है और आगे बढ़ता भी रहता है। ठीक है, तो यहां जाकर के जब ब्लास्टोसिस्ट पूरा बन जाएगा तो कहां चिपक जाएगा? यूट्रस की वॉल पर जाकर के स्टिक कर जाएगा। तो अगला स्टेप लिख लीजिएगा कि जायगोट से क्या बनेगा? जायगोट से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, और 5 नंबर में है कि ब्लास्टोसिस्ट क्या कर जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर जाएगा। बुक ने लिखा इम्प्लांट, इम्प्लांट करेगा ऑन यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल पर। ठीक, और जब यूट्रस पर जाकर के ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाएगा, अब ये डिवाइड और करेगा और क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा। अच्छा ये बताइए, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ये एम्ब्रियो का, ये ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो है कि नहीं है? ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो है कि नहीं है? वो भी एम्ब्रियो है। ये जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनना, ये अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो बनने की शुरुआती अवस्था है। और ब्लास्टोसिस्ट से आगे बनेगा तो फिर एम्ब्रियो आगे फर्दर डेवलप करेगा। ये भी एम्ब्रियो है, ध्यान रखिएगा। जायगोट के बाद, जायगोट एम्ब्रियो नहीं है, जायगोट के बाद जितनी भी स्टेज चलती हैं सब क्या बोली जाती हैं? एम्ब्रियो। सबको एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, हाँ मॉरुला भी एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक है वो शुरुआती एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ठीक है, बाद में पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज आती हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर जाएगा। और 6 नंबर है कि ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड करेगा एंड फॉर्म बनाएगा
एम्ब्रियो, डेवलप एम्ब्रियो लिखेंगे। एम्ब्रियो को क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। इसी टाइम को क्या बोलते हैं, इतना जो टाइम है ब्लास्ट जेस्टेशन पीरियड, 9 महीने का टाइमिंग होता है, ठीक है, यही टाइमिंग है जेस्टेशन पीरियड लिखिएगा। चाहे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, वहां जाकर के इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और इसके बाद क्या होगा, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। जब एम्ब्रियो बन गया पूरा, फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो को हम लोग फीटस बोलते हैं। एक टर्म होता है फीटस, तो फीटस तब बोला जाता है कि जब पूरा 9 महीना पूरा हो गया, तब बोलेंगे अब इसको फीटस बन गया। कहीं नोट कर लीजिएगा कि जब फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो, उसी को क्या बोलेंगे, कॉल्ड फीटस। फीटस बोलते हैं 9 मंथ के बाद में, ठीक है। और लास्ट में 7वें में जब फीटस बन जाएगा तो उसकी डिलीवरी होगी, उसको बोलेंगे पार्टूरेशन। पार्टूरेशन, तो जेस्टेशन अलग चीज है, पार्टूरेशन अलग हो। ये पहले वाले पेज पर दिया है। इसके बाद और बताया गया है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है रिप्रोडक्शन में। बहुत सारे डिफरेंस हैं। अगर कहा जाए प्यूबर्टी में डिफरेंस है, मेल में प्यूबर्टी अलग टाइम पर आती है, फीमेल में पहले आती है। और दूसरा डिफरेंस सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस होता है। तीसरा क्या है कि मेल में रिप्रोडक्शन की पावर थ्रू आउट लाइफ होती है, और फीमेल में रिप्रोडक्शन एक एज तक होता है। किस एज तक, 50 ईयर्स। तो 50 फिक्स नहीं है, ऑन एवरेज है। 45 साल बाद भी मीनोपॉज हो सकता है और 55 साल तक भी जा सकता है। तो 50 साल के आसपास जो है ओवा बनने बंद हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वहां लिख लीजिएगा, वो लिखा गया है कि इन मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या है, थ्रू आउट लाइफ है। थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ मेल में स्पर्म बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते भी रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस से, जान लीजिए, ठीक है। और फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में oogenesis होता है, ओवा बनेगा। ओवा कब तक बनेगा, अप टू 50 ईयर्स, 50 साल तक। उसी को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नाम मीनोपॉज बोलते हैं। और कब स्टार्ट होता है, मीनार्क, नार्स नाम है उसका, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब सेक्स ऑर्गन दिया है कि मेल के सेक्स ऑर्गन और फीमेल के। उसके भी पहले ये समझ लीजिए कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स वो कितने टाइप के हैं, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। 2 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गन प्राइमरी। वो प्राइमरी का एग्जांपल है टेस्टिस या फिर ऑब्लिक करके ओवरी, ये दोनों प्राइमरी हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब सेकेंडरी में। कौन कौन सी बचेंगी, इसके अलावा देखिए, टेस्टिस और ओवरी से जुड़ा हुआ ट्यूब होता है ना, ट्यूब्स लगी होती हैं, उनको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। जैसे वासा डिफरेंस हो गया और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स। और क्या होता है सेकेंडरी में, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, मेल में भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे आप, फीमेल में भी, ठीक है। तो वो क्या है, ग्लैंड्स हो गया। और बताइए सेकेंडरी में, हाँ, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया और फीमेल में, ठीक है, दोनों में अलग अलग चीजें, ध्यान में बताएंगे इसको। और एक चीज अगर फीमेल में है तो यूट्रस भी है। फीमेल के केस में यूट्रस भी क्या आएगा, वो सेकेंडरी में आएगा। हालांकि वो कोई डक्ट ट्यूब नहीं है, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो यूट्रस भी आप लिख लीजिएगा इसमें अलग से, ये इतना सेकेंडरी में आएगा, ठीक। अब देखिए प्राइमरी का काम क्या होता है, अगर कहा जाए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है तो बताइए, गैमेटोजेनेसिस।
इससे क्या है, गैमीट बनते हैं। प्राइमरी में गैमीट बनेंगे, स्पर्म या फिर ओवा। और क्या होगा इसका काम, एक काम और होता है, हार्मोन्स बनाना। प्राइमरी के अंदर हार्मोन, टेस्टिस के अंदर अपना हार्मोन, ओवरी से अपना हार्मोन। एस्ट्रोजन बनता है ओवरी के अंदर और टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो हार्मोन का फॉर्मेशन, हार्मोन फॉर्मेशन, फॉर्म भी कराएगा, रिलीज भी कराएगा। और सेकेंडरी का काम क्या है, तो सेकेंडरी के बहुत सारे, गैमीट को ट्रांसफर कराना है कि नहीं है। गैमीट तो बन गया प्राइमरी में, सोचिए टेस्टिस में क्या बन गया, गैमीट बन गया। गैमीट ट्रांसफर भी तो होगा जाकर के कहीं, तो किससे जाएगा, जो ट्यूब्स लगी हुई हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं। तो सेकेंडरी का काम क्या हो गया, गैमीट ट्रांसफर, और काम कॉपुलेशन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, हाँ, और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जाइगोट बनता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो गैमीट का फर्टिलाइजेशन भी कराना, मतलब आप अभी मैंने जितने इवेंट बताए आपको, उसमें से इन दोनों को इसको छोड़ दीजिए। पहला इवेंट तो यही था ना, पहला तो यही था, इसको छोड़ के जितने इवेंट अब नीचे बच रहे थे वो सब सेकेंडरी के काम है। किसके काम है, सेकेंडरी। ठीक है, तो आप बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, गैमीट ट्रांसफर हो गया, फर्टिलाइजेशन कराना, एम्ब्रियो को डेवलप कराना, ठीक है, जेस्टेशन कराना, ये सब सेकेंडरी का काम है। पार्टरेशन कराना, अब मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ना, देखिए हो गया ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहा जाए अगर कहां लोकेटेड होता है, तो ये एब्डोमेन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये पेल्विस, ये जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही कहां लोकेटेड होते हैं, इस एरिया में, इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, पेल्विस रीजन में, तो कहां लोकेटेड है, एन पेल्विस रीजन। समझ में आया, जहां पर दोनों पीविक सिम्फाइसिस बोन्स आपस में अटैच होती हैं। पीविक बोन बताया था ना आपको, कॉक्सा है, 3 बोन्स का फ्यूजन होता है। हाँ, अब कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके देखिए पार्ट्स, क्या क्या चीजें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा, 1 पेयर टेस्टिस, 1 पेयर टेस्टिस। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, डायग्राम बुक में बना हुआ है इस तरीके से, ये देखिए, एक पेयर क्या बनाया गया है, टेस्टिस। यहां से अब ट्यूब निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो 1 पेयर टेस्टिस हो गया। दूसरा क्या है, एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। एसेसरी डक्ट का मतलब ऐसी ट्यूब्स जो प्रजनन में मदद करती हैं। एसेसरी का मतलब ही होता है असिस्ट करना, मदद करना। ठीक है, तो ये टेस्टिस हो गया, 1 पेयर टेस्टिस। इसके अलावा जितनी ट्यूब्स हैं, अब देखिए टेस्टिस के अंदर ट्यूब होते हैं कुछ, ठीक है, उनका नाम उसने लिखा बुक ने। आप केवल इतना जानते होंगे ये क्या है, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस, और कौन कौन सी ट्यूब होती है, तो स्टार्टिंग से यहीं से देखिए, टेस्टिस से। टेस्टिस को जब कट करते हैं, एक बुक में डायग्राम बना है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर भी कुछ ट्यूब हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, एसेसरी डक्ट। क्या करती हैं, स्पर्म को आगे ले जाने का काम करती हैं। सबसे पहली डक्ट जो है वो है रीटी टेस्टिस। क्या है, रीटी टेस्टिस। अभी नहीं समझ में आएगा, आपको नाम नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, एसेसरी डक्ट्स। इनका केवल काम इतना है, स्पर्म को कैरी करना। क्या करते हैं ये कैरी करती हैं, स्पर्म को कैरी कराएंगे। कौन कौन सी एसेसरी डक्ट हैं, रीटी टेस्टिस। ये आप बोलेंगे कहां है, ये टेस्टिस के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, इनसाइड है टेस्टिस। ठीक, दूसरा क्या है, रीटी टेस्टिस के बाद क्या आएगा, वासा इफ्रेंशिया। ये वासा डिफरेंस है, बाहर वाला क्या है, ट्यूब, डिफरेंस। इफ्रेंस अंदर वाली है, डिफरेंस एक साइड में एक होती है, और इफ्रेंस अंदर में 6 से 7 होती है। ये देखो, ये बनाया मैंने आपकी रीटी टेस्टिस। पहले ये ट्यूब है ढेर सारे,
इसके बाद यहां से कुछ ट्यूब आगे बढ़ रही हैं, वो क्या है, वासा एफरेंशिया या वासा एफरेंस कह सकते हैं। तो अगली ट्यूब कौन सी है, वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया। ये कहाँ, ये भी इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड टेस्टिस। अब सारी वासा एफरेंशिया आपस में मिल करके क्या बना देंगी, वासा डिफरेंस। तो आगे जो ट्यूब चलेगी उसके भी पहले एक चीज और समझिए, टेस्टिस के ऊपर एक ट्यूब लगी होती है। ये आपको टेस्टिस हो गया, इसके ऊपर ये एक ट्यूब चढ़ा होता है, टेस्टिस के ऊपर एक ट्यूब लगी है। अब यहां से अराइज होती है वासा डिफरेंस। जैसे फिर से देख लीजिए, यहां पर अंदर की साइड में क्या थी, रीटी टेस्टिस। अगली ट्यूब का नाम क्या था, अगली ट्यूब थी वासा एफरेंशिया। रीटी टेस्टिस कहां ओपन हो रहा है, वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया कहां ओपन हो रहा है, एपिडाइडेमिस। ये क्या है, एपिडाइडेमिस है। और एपिडाइडेमिस कहां ओपन होता है, वासा डिफरेंस में। ये सीक्वेंस आती है कि स्पर्म का पाथ बताइए, स्पर्म कहां से कहां होता हुआ जाएगा। तो अगला इसमें कौन सा है, देखिए वासा एफरेंशिया हो गया, एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमिस। बताइए ये एक लिखा है टर्म, ये एंटीरियर साइड में है कि पोस्टीरियर साइड में है। ये इसने लिखा बुक ने कि ये ट्यूब जो है ये पोस्टीरियर साइड में होती है। पोस्टीरियर समझ, जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के आगे वाली साइड, ये पीछे वाली साइड। तो ये ट्यूब किधर चढ़ा हुआ है, ये साइड, ये आगे की साइड है, ये पीछे, ये इधर ट्यूब लगी होती है, पतली सी ट्यूब चढ़ी होती है। मतलब एक ट्यूब है, इसके ऊपर लगी है जस्ट टेस्टिस के, ये पीछे वाली साइड पर है, टेस्टिस के आगे वाली साइड पर नहीं है। लिखा है ये वासा एपिडाइडेमिस कहां होता है, एट पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर, ठीक। अगला ट्यूब कौन सा है, वासा डिफरेंस। तो एक इधर की साइड में एक वासा डिफरेंस और एक उधर, टोटल कितना होता है, 2। तो अगली ट्यूब है वासा डिफरेंस। अब वासा डिफरेंस हो गया, अब इसको देखिए इधर, हालांकि इसको इन्होंने इस पेज के अगले वाले पेज पर सारी ट्यूब एक साथ समझाई है कौन कौन सी हैं, ठीक है, मैं यहीं पर बता दिया आपको। वासा डिफरेंस के बाद में अगली ट्यूब कौन सी होगी, वो ये देखिए। अब इस डायग्राम को यहां से फिर से समझ लीजिए पूरा, ये देखिए। दोनों साइड की वासा डिफरेंस आपस में मिलेगा और क्या बनाएगा, यहां यूरिनरी ब्लैडर, यहां ध्यान रखिएगा कहां है, यहां पर, ठीक है। वो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, यहां से यूरिन पास आउट होना है, ओपनिंग है। ये क्या है, वासा डिफरेंस, इधर की वासा डिफरेंस और इधर की, और यूरेथ्रा सब मिलकर के कॉमन ट्यूब बना देते हैं। इस कॉमन ट्यूब को क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट है। मतलब इधर का वासा डिफरेंस, इधर का वासा डिफरेंस, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग, क्योंकि ह्यूमन में यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते से पास आउट होते हैं। ये पेनिस में एक ट्यूब लगा हुआ है अंदर, इसको क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट। इधर से स्पर्म आएगा, इधर से भी स्पर्म आएगा, और इधर क्या चीज, अच्छा, सेमाइनल वेसिकल वाला जो डक्ट आप बात कर रहे हैं, तो आगे वाली डक्ट को क्या बोलते हैं फिर, अच्छा ये इतना, केवल इतना, ये कह रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, सेमाइनल वेसिकल, ये कह रहे हैं ना। अच्छा, इतनी वाली डक्ट, ठीक है। और आगे की डक्ट को क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। आ जाइए, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की ओपनिंग लिखा गया यूरेथ्रा मेटस। यूरेथ्रा की ओपनिंग क्या है, कहां थे जी,
हाँ तुम कहाँ थे? हाँ अच्छा, तो देखिए कोई बात नहीं है। एजाकुलेटेड डक्ट इतनी ट्यूब है, छोटी सी है, यहां से इतना ट्यूब, ठीक है। आगे जो पेनिस में ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की ओपनिंग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा मेटस, ठीक है। ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है जहां से यूरिन पास आउट होता है। और ह्यूमन में या तो एक बार में स्पर्म पास आउट होगा या तो यूरिन, दोनों एक साथ पास आउट नहीं हो सकता है। तो यहां लिख लीजिएगा वासर डिफरेंस हो गया एजाकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में लिखेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। तो इतना क्या हो गया? ये डक्ट हो गया, ठीक। वन पेयर टेस्टिस हो गया, एसेसरी डक्ट। और इसके बाद में क्या है? हाँ, आपको ग्लैंड्स मिलेंगी, ग्लैंड्स अभी आगे बताना है। ग्लैंड्स हो गया, और लास्ट में है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो पेनिस को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक। इतना हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हमको समझना क्या है? हमको टेस्टिस समझना है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिया हुआ है। तुम्हारा 1 सेकंड तो हो गया। पहले क्वेश्चन करा दिया था मैंने इसका, रिवोल्यूशन वाला। हो गया नोट? देखिए अब लिखा है वर्टिकल सेक्शन वीएस ऑफ टेस्टिस। पहले समझना है टेस्टिस कहां लोकेटेड होते हैं। तो टेस्टिस कहां लोकेटेड होते हैं? इन स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है। स्क्रोटम कहाँ है? आउटसाइड, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। जबकि आप फीमेल में पढ़ेंगे ओवरीज कहाँ होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, ठीक। स्क्रोटम क्या करता है? मेंटेन द टेम्परेचर। टेस्टिस में, टेस्टिस कहाँ है? स्क्रोटम में है। तो स्क्रोटम चूंकि बॉडी के बाहर है, तो बॉडी का एक तरीके से टेस्टिस के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। स्पर्म किस टेम्परेचर पे बनते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर, उससे 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर जब कम होगा तो स्पर्म बनेंगे। तो हाँ तभी होगा। तो स्पर्म बनाने के लिए स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, क्योंकि स्क्रोटम क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। तो मेंटेन लिखेंगे, मेंटेन, ये क्या करता है? मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऑफ टेस्टिस, किसके लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्या मेंटेन का मतलब क्या है? लोअर करता, कम करेगा, लोअर 2 to 2.5 डिग्री कम करेगा। हो गया ये? अब देखिए ये स्क्रोटम हो गया, इसका टेस्टिस का साइज लिखा हुआ है। टेस्टिस का साइज क्या है? तो साइज में इसकी लेंथ लिखी गई है, लेंथ, और इसकी विड्थ है। तो 4 से 6 है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? विड्थ होती है। ये टेस्टिस का साइज है। टेस्टिस, पूरा टेस्टिस बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से घिरा होता है, ठीक है। टेस्टिस रिमेन्स सराउंडेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये नोट कर लीजिएगा। तो टेस्टिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर,
अब वर्टिकल सेक्शन में देखना है कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब टेस्टिस को वर्टिकली कट किया जाता है तो देखिए, एक मैं डायग्राम यहां बना दे रहा हूं, हटा दें इसको। हाँ, क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, स्क्रोटम बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ये ध्यान रखें। पाउच में स्क्रोटम में होता है, हाँ उसी में वही पाउच स्क्रोटम होता है। देखिए अब टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन, जैसे किडनी का वर्टिकल सेक्शन समझाया था ना, किडनी का वैसे सेम टेस्टिस का भी है। ये जो मैंने ट्यूब बनाया है एपिडाइडमिस, ये क्या है? टेस्टिस के ऊपर पोस्टीरियर साइड पे ट्यूब दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। ठीक, पूरा टेस्टिस 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जैसे किडनी टेस्टिकुलर लोब्स बोलते हैं, ठीक है, लोबिल्स। यहां पर इस तरीके से कंपार्टमेंट बना दे रहे हैं, देखिए ये कंपार्टमेंट क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, ये कितनी संख्या है? 215 की संख्या है, समझ में आया? और ये है एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमस ये ट्यूब है जो टेस्टिस की सरफेस पर होती है। अब इस एक कंपार्टमेंट में होगा क्या? तो आप बोलेंगे 1 से लेकर के 3 तक क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। हर टेस्टिकुलर लोब में 1 से लेकर के मैक्सिमम 3 तक होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलेंगे? मैंने यहाँ 3 बना दिया है, एक भी हो सकती है। ये क्या है? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी डिटेल डायग्राम आगे आएगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन कहाँ होती हैं? तो जितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिखाई दे रही हैं सब ना, ये ठीक, जितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये सब कहाँ ओपन होंगी? ये आगे पतली पतली ट्यूब्स लगी होती हैं, बहुत सारी फाइन डक्ट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? रीटी टेस्टिस। तो देखिए वो क्या है? रीटी टेस्टिस। यहां से पतली ट्यूब्स आ रही हैं, ये देखिए ये सब क्या है? रीटी टेस्टिस हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अराइज हो रही है, पूरा जाल है, एकदम नेटवर्क बिखरा हुआ जाल होता है ट्यूब्स का, इसी को क्या बोलते हैं? रीटी टेस्टिस है। ये रीटी टेस्टिस हो गया। और रीटी टेस्टिस से फिर ट्यूब्स आगे बढ़ती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया। 6 से लेकर के 8 तक हैं, एक टेस्टिस में 6 to 8 होती हैं, ये हैं वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया ट्यूब्स किसमें ओपन होगा? तो आप बोलेंगे किसमें ओपन हो रहा है? ये एपिडाइडेमिस में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वासा एफरेंसिया एपिडाइडेमिस में हो जाएगा। अब एपिडाइडेमिस में देखिए, अगर कहा जाए कि टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और बन करके स्टोर कहाँ होते हैं, तो एपिडाइडेमिस में टेम्पोररी स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, स्टोर कहाँ होंगे? इसमें। तो ये टेम्पोररी क्या करता है? ये टेम्पोररी स्टोर करेगा क्या चीज? स्पर्म को। एक काम तो इसका ये हो गया, दूसरा काम है स्पर्म को मैच्योर भी कराता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म डेवलप कराएगा। दूसरा काम है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब इसमें स्पर्म बनते कहाँ हैं? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। रास्ता पूछा जाता है कि स्पर्म का रास्ता बताइए, यहां से सेमिनिफेरस क्या हो गया? ट्यूब्यूल हो गया। यहां से स्पर्म बन करके कहाँ जाएंगे? रीटी टेस्टिस में जाएंगे, ठीक है। और वहां से जाएंगे वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया में जाएंगे, ठीक है। वासा एफरेंसिया से जाएंगे एपिडाइडेमिस में, और एपिडाइडेमिस से आगे कहां बढ़ेंगे?
ये एपिडाइडिमिस से आगे वो जो ट्यूब लगी होती है उसको वीडी वासा डिफरेंस बोलते हैं, वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस से कहा जाएगा, दोनों साइड की वासा डिफरेंस आपस में मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ईडी। तो वासा डिफरेंस, इधर वाली वासा डिफरेंस और इधर वाली दोनों जोड़ करके ईडी इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट आगे यूरेथ्रा में कॉमन ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ट्यूब कह सकते हैं आपको, जो पेनिस के अंदर ट्यूब होती है। और यूरेथ्रा से लास्ट पार्ट जहां से यूरिन रिलीज होता है उसको यूरेथ्रा मेटस बोलते हैं। तो ये स्पर्म का रास्ता हो गया। अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम भी समझ लीजिए। इजैकुलेटरी डक्ट है वो, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, लिख लेंगे ना। हो गया ये, देखिए बढ़ा दें आगे, लिखेंगे टीएस, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस। आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो अभी डायग्राम में इस तरीके से दिखाया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसमें एक का डायग्राम समझा रहे हैं, ठीक है। पतली पतली नली है टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर, क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस। यही बनता है स्पर्म, ठीक है, और इन्हीं में बनेगा हार्मोन। तो ये डायग्राम देखिए, ये टीएस है, टीएस समझ, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक है, इसको ट्रांसफर सेक्शन काट के इधर से देखा जा रहा है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस हो गया, एक का। बगल में अगर डायग्राम बुक में बगल में ऐसे करके बनाया गया होगा, देखिए ये कौन सा हो गया, दूसरा। 1 2 3 का डायग्राम यहाँ पर है, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाया है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर होगा क्या, तो आप बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स। ये लेयर बनाया है सेल्स का। तो यहां लिखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, कंटेन सेल्स। कितनी टाइप की सेल्स होती हैं, 2 तरीके का सेल होगा। एक सेल तो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, पूरी परत दिखाई दे रही है सेल्स की। सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी हैं, ये जो बना दिया मैंने, ये वाली हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें सेल्स बीच बीच में लगाएंगे, ये देखिए बीच बीच में कुछ सेल ये हैं, ये देखिए यहां बना दिया, यहां ये, ठीक है, ऐसे इसमें बना। ये जानते हैं ये आधा डायग्राम है, ये सर्किल पूरा है, ये सर्किल भी क्या होगा, ऐसे ही पूरा होगा। ये केवल आधा कटिंग बनाया गया है, ऐसा नहीं होता, आधा नहीं है। ये बीच में कुछ सेल बनाया गया है, ये, ठीक। हाँ, इनको क्या बोलेंगे, सर्टोली। तो 2 टाइप का आपका सेल इसमें है, 2 टाइप के सेल, जर्म सेल, जर्म सेल्स, और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, बाहर की बात नहीं, और एक सेल बाहर भी आएगी। अभी कहा जाए अंदर कौन कौन सी सेल होती हैं, तो अंदर तो सबसे ज्यादा जर्म सेल है। बुक ने लिखा है कि इसको लिखा है ऊगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया, अगर सॉरी ऊगोनिया नहीं, वो तो ओवरी में आ जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल को क्या बोलेंगे आप, स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल वो सेल होती है जिससे स्पर्म या ओवा बनते हैं। क्योंकि हम टेस्टिस पढ़ रहे हैं, तो टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, और स्पर्म को बनाने वाली सेल कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जर्म सेल कौन सी हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और करके लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इन्हीं में क्या बनेगा, इन्हीं से बनेगा स्पर्म बनेगा, यही स्पर्म बनाते हैं। और सर्टोली सेल बीच बीच में इनकी संख्या क्या होती है, ये लेस होती है, बहुत संख्या में कम है, ये सबसे ज्यादा यही है। और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बताइए किसको, जर्म सेल को। और किसको, केवल जर्म सेल को, स्पर्म में। देखिए जर्म सेल ये हैं, इनको जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तब तक ये डिवाइड नहीं करेंगी, और स्पर्म इन्हीं से बनता है, यही डिवाइड करती हैं। करोड़ों की संख्या में जर्म सेल हैं, करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनते हैं,
ठीक है, एक जर्म सेल से कितना स्पर्म बनता है? 4। कितना बनेगा? 4 स्पर्म। ठीक है, तो ये डिवाइड करके स्पर्म बनाएंगे। स्पर्म जब बन जाएगा तो बेचारा मेच्योर नहीं होता है, मेच्योर होता है तो वो क्या होगा, वो जाकर के यहाँ पहले न्यूट्रिशन लेगा, फिर न्यूट्रिशन लेने के बाद में तब यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये गोले में से बाहर कैसे जाएगा, ये तो गोले में स्पर्म बंद हो गया है। तो ये गोला नहीं है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब का डायग्राम है। ऐसी एक पतली सी ट्यूब जिसमें अंदर खाली जगह, उस ट्यूब के अंदर की लेयर बनाई गई है। इस ट्यूब के अंदर की सतह का ये डायग्राम है। स्पर्म अंदर बन रहा, बनेगा, अंदर बनने के बाद ट्यूब से आगे बढ़ेगा, यहां से नहीं निकलेगा, वो आगे जाएगा। ये डायग्राम ऐसे ये देख रहे हैं ना हम, वो ट्यूब का डायग्राम है। समझ में आ रहा है? नरिशमेंट किसको देगा? लिखेंगे 2, जर्म सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा और स्पर्म को, हाँ, 2 स्पर्म को मिलेगा। 4 बनाएगी। ठीक है, हाँ हाँ, अभी आप समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, देख लिए। और इनके एक सर्टोली सेल, दूसरा, तीसरा, इनके बीच बीच में कुछ सेल आपको और होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लीडिक सेल। ये बीच में कुछ सेल मैंने बना दिया है, बीच में जो जगह है इंटरस्टिशियम बोलते हैं। 2 सेल के बीच की जो जगह है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, स्पेस है। तो इंटरस्टिशियम में बीच में कुछ सेल हैं, इनको लीडिक सेल बोलते हैं। तो लिखेंगे, एक लाइन लिखिएगा, बिटवीन सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स के बीच में स्पेस जो प्रेजेंट होता है वो स्पेस होता है। ठीक है, कंटेन लीडिक सेल। लीडिक सेल का ही दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टाइशियल सेल, लीडिक सेल्स बोलते हैं, और इंटरस्टाइशियल, हिंदी में इसको अंतराली कोशिकाएं शायद बोला जाता है। ठीक है, जो हिंदी जानते होंगे। क्या बनाते हैं? हार्मोन। स्पर्म बनेगा इससे और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे बनेगा। ये क्या बनाएंगे? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आगे जो लिखा गया है वो देख लीजिए थोड़ा सा। आगे ये लिखा है कि मेल में जो पेनिस है, मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस में अंदर 2 तरीके का टिश्यू होता है, लिखा है बुक में, पेनिस कंटेन द 2 स्पंजी टिश्यू। 2 प्रकार का स्पंजी टिश्यू है। ठीक है, उसका नाम आपको जरूरत नहीं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसा बोलते हैं। ठीक है, स्पंजी टिश्यू है, स्पंज है टाइप का एक टिश्यू है, 2 तरीके का होता है। तो पेनिस में क्या है? कंटेन 2 टाइप, 2 प्रकार का, 2 टाइप ऑफ स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू का फायदा क्या? ब्लड इसी में भरता है, तब पेनिस में इरेक्शन आता है। तो लिखा है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस, क्योंकि बोन तो होता नहीं है। तो इसमें स्पंजी टिश्यू में क्या भरेगा? स्पंजी है, क्या भरेगा? ब्लड भरेगा। ठीक है, यहां लिखेंगे ये किसके लिए जरूरी है? फॉर इरेक्शन आफ्टर ब्लड फिलिंग। जब इसमें ब्लड क्या हो जाएगा? फिलिंग हो जाएगी, तो यहां ब्लड भरता आकर के। ठीक, पेनिस का जो टॉप पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। पेनिस का सबसे टॉप का हिस्सा क्या बोला जाता है? लिखेंगे टॉप पार्ट, टॉप पार्ट, स्मूथ पार्ट होता है, कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और उसी के ऊपर एक कह सकते हैं स्किन का कवर चढ़ा होता है, उसको प्रीपियूस बोलते हैं। ठीक है, टॉप पार्ट पर क्या है? ग्लांस पेनिस, उसका टॉप हिस्सा, एंड कवर्ड बाय, वो कवर्ड होता है, कवर्ड बाय स्किन फोल्ड, स्किन का एक फोल्ड से कवर्ड है, उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड प्रीपियूस, PREPUCE। ठीक है, हाँ, लूज कवर है।
तो इतना हो गया। इसके बाद अगला जो दिया है वो ग्लैंड्स है, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो देख लीजिए। हो गया था ना, हटा दिया मैंने, हो गया सब। लिखेंगे ग्लैंड्स। ये कौन सी ग्लैंड है? एसेसरी ग्लैंड है। एसेसरी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। अब देखिए ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स बुक ने लिखा है। पहला ग्लैंड कौन सा है? सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल्स कितनी होती है संख्या में? 2 होती है, ठीक है, हाँ, 1 पेयर। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। सेमाइनल वेजाइकल कहाँ होती है? अगर डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम देखिए, इधर से वासा डिफरेंस आ रही है, इधर से वासा डिफरेंस आ रही है, ट्यूब आ रहा है ना टेस्टिस से, और दोनों वासा डिफरेंस जब आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ बीच में क्या बनेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। यहीं पर सबसे पहले कौन सी ग्लैंड लगेगी? सेमाइनल वेजाइकल। उसके नीचे प्रोस्टेट, उसके नीचे एक सिंगल ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, वो क्या है? प्रोस्टेट, सिंगल होती है। और उसके भी नीचे क्या है? इस तरीके छोटी सी एक पेयर ग्लैंड है, उसको बल्बो यूरेथ्रल। 3 टाइप का ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। सेमाइनल वेजाइकल ऊपर, उसके नीचे एक सिंगल में प्रोस्टेट ग्लैंड जहां प्रोस्टेट कैंसर के चांस होते हैं, और उसके नीचे क्या है? 1 पेयर बल्बो यूरेथ्रल है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, ये कौन सी है? ये है बल्बो यूरेथ्रल, ये है प्रोस्टेट, ये है सेमाइनल वेजाइकल। ऐसे बनाकर रफली सेमाइनल प्लाज्मा बनता है उसमें। दोनों देखिए, प्रोस्टेट में भी बनेगा सेमाइनल, जो चीज परसेंटेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। ज्यादातर पार्ट आपका सेमाइनल वेजाइकल बनाता है, 30% के अबाउट कौन बनाता है? प्रोस्टेट बनाता है उसको। स्किन का काम देख लीजिए, ये पेयर्ड हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या है? पेयर्ड। पूछा जाता है पेनिस के बेस पर कौन सी ग्लैंड है? बेस पर, तो बेस समझ रहे हैं, ये पार्ट आप, ये टॉप पार्ट है, यहां ग्लैंस पेनिस यहीं पर होता है, प्रीप्यूस ऐसे होता है, ये टॉप पार्ट है, इसका बेस ये है, बेसल पार्ट ये है, तो बेस पर बल्बो यूरेथ्रल होती है। बेस का मतलब उसके सबसे निचले हिस्से पर, तो लिखेंगे कहां है? ये है एट बेस ऑफ पेनिस, ठीक है। तीनों का काम जान लीजिए। तो ये दोनों ग्लैंड क्या करती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं, पहली वाली और दूसरी वाली, ये क्या करती हैं? फॉर्म सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे। 70% यहां से, 30% यहां से, अलग अलग परसेंटेज में बनता है, समझ में? हाँ। और बल्बो सेमाइनल प्लाज्मा में होता क्या क्या है? तो कहेंगे फ्रक्टोज है, ठीक है। एनर्जी का सोर्स क्या है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज नहीं होता है, तो इसमें लिखा है फ्रक्टोज है। और क्या है? कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सम एंजाइम्स हैं, कैल्शियम भी मिलेगा, एंजाइम्स, और क्या मिलेगा? कैल्शियम होगा इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से ये न्यूट्रिशियस फ्लूइड होता है, ये न्यूट्रिशियस क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और जानते हैं कि सीमेन जो है, सीमेन इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? सीमेन बोलते हैं, व्हाइट कलर डिस्चार्ज जो होता है, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा ये हो गया। तो इसका काम क्या हुआ? न्यूट्रिशन देना। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन टू स्पर्म। देखिए स्पर्म को, जब स्पर्म बनेगा तो सबसे पहले न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? सर्टोली सेल से। आप सीक्वेंस देखते जाइए, स्पर्म एकदम नया बना, न्यूट्रिशन कहां से मिला? सर्टोली से। उसके बाद न्यूट्रिशन बताइए कहां से मिलेगा? उसके बाद स्पर्म को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? एपिडाइडमस में स्पर्म मैच्योर होता है, टेम्पोररी, समझ में आया? एपिडाइडमस में टेम्पोररी स्पर्म भरे रहते हैं, मैच्योरेशन होता है, वहां उसको न्यूट्रिशन। और इसके बाद में सेमाइनल प्लाज्मा, जब टेस्टिस से स्पर्म बाहर चला गया, टेस्टिस से बाहर निकल गया, तो सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड में
ये दोनों न्यूट्रिशियस फ्लूइड बनाएंगे और बना करके कहाँ भेजेंगे? इसी ट्यूब में भेजती है, जो ट्यूब अंदर है ना, ये इजैकुलेटेड डक्ट। इसी ट्यूब में, क्योंकि स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं लगातार, इधर से आ रहे हैं, तो स्पर्म जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, इन ट्यूब से, इन ग्लैंड से क्या मिलेगा? दोनों से न्यूट्रिशन यहाँ इसमें डक्ट में पहुंचेगा। अब बल्बोइरेथ्रल क्या करती है? लुब्रिकेंट बनाती है। क्या करती है? लुब्रिकेंट। ठीक है, लिखेंगे बल्बोइरेथ्रल में यही लिखिएगा, प्रोड्यूस लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को घटाता है कॉपुलेशन के टाइम पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो एक लुब्रिकेंट बनता है पेनिस को, मतलब फ्रिक्शन घटाने के लिए, वो कहां से बनता है? यहां से। समझ में आ रहा है? बताइए। कॉपर्स ग्लैंड फीमेल में होती है, वो फीमेल में है। समझ में आया? मेल में नहीं है वो। इसी का दूसरा नाम तो नहीं है, एक सेकंड देखना पड़ेगा। बल्बोइरेथ्रल का इसी का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है बल्बोइरेथ्रल का, वो फीमेल में अगली ग्लैंड। इसी को आप लिख लीजिएगा, यही है कॉपर्स ग्लैंड, ऐसा ही कर रहे हैं, इसी का दूसरा नाम। फीमेल में एक ग्लैंड नहीं, फीमेल में दूसरी ग्लैंड होती है। कितना हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव, हाँ क्या कह रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब आपका सेरेविक्स हुआ, वेजाइना हुआ, ये फीमेल, और पूरा यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, पूरा ट्रैक्ट ही तो है। ओवरी को छोड़ दीजिए, जितना कुछ हिस्सा बच रहा है सब ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर आ गए हैं? चलिए कोई बात नहीं, अगली बार समझिएगा, टाइम भी हो गया। पढ़ के आएंगे इसको। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन समझने वाला है इसको। हाँ हाँ बताइए। और बताइए, एक और हो गया।